मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता। आज हम बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 का अगला टॉपिक लंबाई में संकुचन, जिसे हम लॉरेंज फिट्जगेरल्ड संकुचन भी कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने वेग और त्वरण के लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के बारे में पढ़ा था। जहां तक हम लंबाई की बात करते हैं तो लॉरेंज रूपांतरण के द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि लंबाई, जिसे हम अपनी मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं, वह निरपेक्ष नहीं होती है बल्कि रिलेटिव होती है, सापेक्षिक होती है। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे और उसी में हम ये जान पाएंगे कि लॉरेंज फिट्जगेरल्ड संकुचन किसे कहते हैं। हमने प्रारंभ में कंसीडर किया, यह माना कि हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं, जैसा कि इस चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है। एक निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र है, दूसरी निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र है। एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v नियत वेग से धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। प्रारंभ में समय t बराबर t डैश बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु o और o डैश एक दूसरे के साथ संपातित थे। यह जो चित्र हमने प्रदर्शित किया है, यह चित्र कुछ समय t के बाद का है। यहाँ हमने यह भी कंसीडर करा कि जो हमारी छड़ है, हमने जिसको यहाँ पर ए बी से प्रदर्शित किया है, यह छड़ v वेग से s निर्देश तंत्र में गतिशील है। अर्थात s निर्देश तंत्र में v वेग से छड़ भी गतिशील है तथा s निर्देश तंत्र के सापेक्ष s डैश निर्देश तंत्र भी v नियत वेग से धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। अर्थात इन दोनों निर्देश तंत्रों में हम छड़ की लंबाइयां नापना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन सी उपयुक्त निर्देश तंत्र होगी जिसके सापेक्ष हम इसकी छड़ की लंबाई को प्रॉपर नाप सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की किसी निर्देश तंत्र में लंबाई को नापने के लिए जिस निर्देश तंत्र में, यदि दो निर्देश तंत्रों में एक ही वस्तु की लंबाई नापनी है, तो हम उस निर्देश तंत्र को उपयुक्त निर्देश तंत्र मानते हैं जिस निर्देश तंत्र में हमारी वस्तु स्थिर अवस्था में दिखाई दे, प्रतीत हो। जैसे यहाँ पर हमारी छड़ एस निर्देश तंत्र में v नियत वेग से गतिशील है, परंतु जो कि एस डैश निर्देश तंत्र भी v नियत वेग से गतिशील है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में छड़ ए बी हमें स्थिर अवस्था में प्रतीत होगी। अर्थात छड़ ए बी की लंबाई नापने के लिए जो उपयुक्त निर्देश तंत्र है वह कौन सा होगा? एस डैश निर्देश तंत्र होगा। इसलिए हम एस डैश निर्देश तंत्र को स्थिर अवस्था में इस छड़ ए बी की लंबाई नापने के लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अर्थात इस लंबाई को, जिस छड़ को हम स्थिर अवस्था में नाप रहे हैं, उस निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई जो भी हमें मिलती है उसको हम उपयुक्त लंबाई, उचित लंबाई या प्रॉपर लेंथ कहते हैं। चूंकि हमारी एस निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष हमने कंसीडर किया है कि छड़ गतिशील है, मान लो हम यह कंसीडर करें कि ये जो छड़ हमारी है इसकी एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक, एक सिरे का निर्देशांक x1 होगा, दूसरे सिरे का निर्देशांक x2 होगा। यहाँ जो चित्र में हमने प्रदर्शित किया है, ये कौन सी स्थिति में किया है? कुछ समय के पश्चात, t डैश स्थिति के समय के पश्चात। ये जो स्थितियां हैं x1 डैश और x2 डैश, ये छड़ की s डैश निर्देश तंत्र में स्थितियां हैं। यदि छड़ की एस निर्देश तंत्र में स्थितियों को मेजर करें तो वो स्थितियां कितनी होंगी? हमने माना इस छड़ के दोनों सिरों की एस निर्देश तंत्र में जो स्थितियां होंगी वो कितनी है? x1 और x2। अर्थात एस निर्देश तंत्र में यदि हम छड़ की ऑब्जर्व्ड लेंथ को मेजर करना चाहें तो वो कितना लिखना होगा हमें? दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और इसको हमने प्रदर्शित कर दिया L से। चूंकि उपयुक्त निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई कितनी है, L0 से हम प्रदर्शित कर दें, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसको भी हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित कर दिया। लॉरेंज रूपांतरण से हम क्या कहते हैं? लॉरेंज रूपांतरण से हमारे पास x2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू x2 माइनस वीटी। अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? x2 माइनस वीटी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। उसी प्रकार
x1 डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण 2 में हमने x2 डैश और x1 डैश के मान रख दिए। सो L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू, जब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी इधर और इधर x1 डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v square upon c square, where x2 minus x1 is equal to L. So L naught is equal to L upon under the root 1 minus v square upon c square. So observed length of the rod in S frame of reference, L is equal to L naught under the root 1 minus v square upon c square. As we can easily observe that under the root 1 minus v square upon c square is less than 1. If it is less than 1, then in this equation we can easily observe that L is always less than L naught. What is L? यह हमारी छड़ AB की S निर्देश तंत्र में प्रेक्षित लंबाई है। L naught हमारे पास क्या है, उपयुक्त निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई। अर्थात क्या हुआ कि S निर्देश तंत्र में जो छड़ है उसकी लंबाई हमें निश्चित लंबाई, जो उसकी वास्तविक लंबाई है, उससे कुछ कम प्रतीत होती है। इस गतिशील छड़ की लंबाई और किस दिशा में कम प्रतीत हो रही है हमें, x अक्ष के अनुदिश। अर्थात गतिशील छड़ की लंबाई निर्देश तंत्र की गति तथा छड़ की गति की दिशा में ही हमें संकुचित प्रतीत होती है। इसी घटना को, इसी प्रभाव को हम लंबाई में संकुचन या लॉरेंज फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चूंकि गति की लंबवत दिशा में छड़ की लंबाई अपरिवर्तित रहती है, यही कारण है कि एक वर्गाकार वस्तु गति की दिशा में कंसीडर करें तो हमें वह वर्गाकार वस्तु आयताकार वस्तु के रूप में प्रतीत होती है। उसी प्रकार यदि हमारे पास एक स्फेरिकल शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई गोलाकार वस्तु है, तो वह गोलाकार वस्तु हमें दीर्घवृत्ताकार आकार की वस्तु प्रेक्षित होगी। इन सभी का कारण लॉरेंज फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन है। जिस तरह से हमने लंबाई में संकुचन कंसीडर किया, उसी तरह से हम समय विस्तार और काल विस्फारण को भी परिभाषित कर सकते हैं, इसको भी हम समझा सकते हैं। क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी में हमारे पास समय जो है वो एक निश्चर राशि होती है, लेकिन अगर हम आपेक्षिकता के सिद्धांत को कंसीडर करें तो आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार समय जो है वो हमारी निश्चर राशि नहीं है। इसको कंसीडर करने के लिए भी हमने फिर से कंसीडर किया कि पुनः हमारे पास वही दो निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र। हमने पुरानी वाली चीज को ही कंसीडर किया कि एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v नियत वेग से धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v with respect to s frame of reference. Initially when time t is equal to t dash is equal to 0, the origin of both frame of reference O and O dash are coincide and all the axes of s dash frame of reference are exactly coincide with the s frame of reference, x axis, y axis और z axis. अब हमने कंसीडर किया कि मान लो एस डैश निर्देश तंत्र में हमारे पास बिंदु P जो है वो स्थिर है, जिसका निर्देशांक हमने इस चित्र में x डैश से प्रदर्शित किया है। इस बिंदु P जो कि एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिर है, इस बिंदु P पर दो घटनाएं होती है या दो घटनाएं प्रेक्षक ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो इन दोनों घटनाओं को हमने ऑब्जर्व करने के लिए प्रेक्षक ने एक घड़ी का उपयोग किया। जब दोनों घटनाएं प्रेक्षक ने ऑब्जर्व करी तो उसने देखा कि पहली घटना में लगने वाला समय जो था वो t1 डैश था एस डैश निर्देश तंत्र में, और इसी बिंदु पर दूसरी घटना में लगने वाला समय t2 डैश है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करें
अभी हम आपकी क्लास ले रहे हैं रूम नंबर 21B में। यदि मान लो फिजिक्स की क्लास 11 से 12 होती है तो आप विद्यार्थियों के लिए 12 से 1 या तो मैथ्स की क्लास होगी या केमिस्ट्री की क्लास होगी, अर्थात एक ही कक्ष में दो अलग अलग विषय पढ़ाए गए, परंतु इन दोनों विषयों को पढ़ाने के लिए समय अंतराल कितना था? एक क्लास 11 से 12 थी, दूसरी क्लास 12 से 1 थी। तो एक क्लास 11 से 12 वाले स्लॉट को मान लो हमने T1 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, 12 से 1 के स्लॉट को हमने T2 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन दो घटनाओं के मध्य जो ये समय अंतराल था, इस समय अंतराल को हमने कहा इट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल, यह उचित समय अंतराल है। इस उचित समय अंतराल को यदि मान लो हम T0 से रिप्रेजेंट करें तो T0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? T2 डैश माइनस T1 dash. What is this T2 dash and T1 dash? This is the time difference between the two events occurs at the point P in S dash frame of reference, isn't it? Similarly, if we consider that the observer is also observe these events in S frame of reference. मान लो प्रेक्षक हमारा इन्हीं दोनों घटनाओं को एस निर्देश तंत्र में भी ऑब्जर्व करना चाहता है। उन दोनों घटनाओं को एस निर्देश तंत्र में ऑब्जर्व करने में माना कि समय अंतराल t है, देन टाइम डिफरेंस t इज इक्वल टू और टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 और T1 क्या है? T2 और T1 एस निर्देश तंत्र में इन दोनों घटनाओं के घटित होने का वह समय है जो प्रेक्षक ने एस निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया था। एक और चीज हमें यहाँ कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे जो घटना एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P पर एक्स डैश स्थिति निर्देशांक पर प्रेक्षित होती है, यह घटना एस निर्देश तंत्र में उसी स्थान पर प्रेक्षित नहीं होगी। अर्थात मान लो एस निर्देश तंत्र में यह घटना दो अलग अलग स्थानों पर प्रेक्षित होती है, तो हमने यहाँ पर लॉरेंस के व्युत्क्रम रूपांतरणों का उपयोग कर समय अंतराल को ज्ञात करने का प्रयास किया। लॉरेंस के व्युत्क्रम रूपांतरण से समय T1 इज इक्वल टू T1 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन C स्क्वायर द होल अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉरेंस के समय के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरणों से T1 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ T1 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन C स्क्वायर। उसी प्रकार से हम T2 को भी लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू अल्फा T2 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन C स्क्वायर। यहाँ हमने लॉरेंस के व्युत्क्रम रूपांतरण क्यों काम में लिए, जबकि जब हमने लंबाई में संकुचन निकाला था तब हमने लॉरेंस रूपांतरणों को काम में लिया, क्योंकि यहाँ पर जिन घटनाओं को हम एस निर्देश तंत्र में x1 डैश में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही घटनाएं एस निर्देश तंत्र में अलग अलग स्थितियों पर प्रेक्षित होंगी। इन दोनों समीकरणों 3 और 4 से T1 और T2 के मान हमने समीकरण 2 क्या था हमारे पास? T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 में हमने रख दिया। सो T इज इक्वल टू T2 इज अल्फा इंटू T2 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन C स्क्वायर माइनस अल्फा ऑफ T1 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन C स्क्वायर, और T इज इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास? अल्फा इंटू T2 डैश माइनस ऑफ T1 डैश। सो T इज इक्वल टू अल्फा इंटू T0। अल्फा कितना है हमारे पास? 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। सो T2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? नॉट T2, T0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। हमको पता है अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, सो T0 शुड बी लेस देन T,
और वी कैन से टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। इसका क्या मायने हुआ? टी हमारे पास वह समय अंतराल है जो एस निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया गया था, और टी नॉट हमारे पास वह उपयुक्त समय अंतराल है जो एस डैश निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया गया था। टी का मान ज्यादा होने का क्या मतलब है कि एस निर्देश तंत्र में जो घटनाएं हैं उनमें समय अंतराल ज्यादा होगा, अर्थात एस निर्देश तंत्र में जो घड़ी हमने प्रयोग में ली थी वह धीरे धीरे चलती प्रेक्षित होगी। इसी वजह से हमने इस घटना को, इस चीज को जो हमने अभी पढ़ा, इसको हमने क्या कहा? यह घटना हमारी समय विस्तार या काल विस्तारण कहलाती है। अर्थात इसका क्या मायने हुआ कि यदि मान लो एस डैश निर्देश तंत्र में घड़ी की टिक टिक के मध्य समय अंतराल यदि 1 सेकंड होगा, तो एस निर्देश तंत्र में घड़ी की उसी टिक टिक के मध्य समय अंतराल 1 सेकंड से अधिक प्रेक्षित होगा, अर्थात घड़ी जो है वह धीरे धीरे चलती हुई प्रेक्षित होगी। अब हम कंसीडर करेंगे कि जब हम टाइम डायलेशन की बात करते हैं, काल विस्फारण की बात करते हैं, तो क्या इसका कोई प्रायोगिक सत्यापन है? काल विस्फारण के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमने पाया कि कोई भी, अगर मान लो हम एक पाई मेसॉन कंसीडर करें, जिसका नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं, पाई मेसॉन को हम पायोन भी कहते हैं, कि यदि हम इनके क्षय को, डिसइंटीग्रेशन को कंसीडर करें तो हमें उससे स्पष्ट प्रमाण मिल सकता है, या स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि काल वृद्धि जो है वो प्रायोगिक रूप से भी एग्जिस्ट करती है। उपयुक्त निर्देश तंत्र में इन पाई मेसॉन पायोन्स की जो हाफ लाइफ है इसको ऑब्जर्व किया गया था 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। पाई मेसॉन्स का जो रेस्ट मास है, दिस इज 273 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई मेसॉन जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो क्या देते हैं? म्यू मेसॉन्स और न्यूट्रिनो। लेबोरेटरी में इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जो हाई एक्सेलरेटर्स हैं उनसे हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स की किसी भी टारगेट के साथ जब कोलिजन कराया जाता है तो इन मेसॉन्स के किरण पुंज को प्राप्त किया जा सकता है। मेसॉन्स का जो वेलोसिटी है इसको ऑब्जर्व किया गया कि यह वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर है। इट इज नियरली इक्वल टू 0.99 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यदि थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इन मेसॉन्स का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो लगभग, चूंकि इनका समय कितना था, अर्धा हाफ लाइफ टाइम कितना था, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह मेसॉन्स जो हैं यदि प्रकाश के लगभग बराबर वेग से गति करते हैं तो कितनी दूरी तय करनी होगी इन्हें? 5.4 मीटर दूरी तय करने के पश्चात उपयुक्त निर्देश तंत्र में इनकी संख्या जो है, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? अपनी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास समय था 1.8 इंटू 10⁻⁻8, अगर आपने ध्यान रखा हो तो ये कौन सा समय है? यह है हमारा उपयुक्त निर्देश तंत्र में पाई मेसॉन्स की अर्ध आयु काल का समय, अर्थात 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड समय के पश्चात पाई मेसॉन्स की जितनी भी संख्या थी वह घटकर उनकी आधी रह जाती है। यदि प्रयोगशाला में उनके इस फ्लक्स को 30 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थितियों के मध्य नापा गया या नापा जाए तो प्रेक्षणों से यह प्राप्त हुआ, ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि इतनी दूरी चलने पर भी फ्लक्स का मान प्रथम स्थान पर मान के आधे से अधिक था, जबकि इनकी अर्ध आयुकाल के अनुसार यह मान कितना रह जाना चाहिए? 30 मीटर की दूरी चलने के पश्चात सिर्फ 2% ही रह जाना चाहिए। इस असंगति को, इस विसंगति का जो कारण था वह सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में उन पाई मेसॉन्स की अर्ध आयु काल में वृद्धि ही था। अर्ध आयु काल में वृद्धि होने के कारण जो प्रायोगिक परिणाम थे वह हमारे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। यदि मान लो हम कणों का वेग 0.99 टाइम्स c लें तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड हाफ लाइफ कितनी होगी? हम जानते हैं, हमने टाइम डायलेशन में पढ़ा था,
टाइम डायलेशन में हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकाला था, कितना आया था, t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मान रख दिया हमने v का यहाँ, तो t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 0.99 c होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व करा देन इट विल बी कम्स आउट टू बी 7 टी नॉट, और टी नॉट कितना है हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, so it is equal to 12.6 into 10 to the power minus 8 सेकेंड। और इस समय में फ्लक्स का मान, ये दिस इज 8 नॉट 6, दिस इज 8, इस समय में फ्लक्स आधा रहने के लिए तय की गई दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 37 मीटर रहनी चाहिए। अर्थात फ्लक्स 60% रहने के लिए दूरी लगभग 30 मीटर प्राप्त होगी, जो कि प्रायोगिक परिणाम के ही अनुरूप है। यदि मान लो हम इस चीज को कंसीडर करते तो पाई मेसोन्स की एग्जैक्ट हमें दूरी मिल जाती, जब पाई मेसोन्स अपनी प्रारंभिक संख्या के आधे रह गए। तो यह चीज हमें प्रायोगिक परिणाम से भी मिलती है कि काल विस्फारण आपेक्षिकता के अनुसार बिल्कुल सही है। अर्थात आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार समय जो भौतिक राशि है वह हमारी स्थिर नहीं है।